गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फिजिक्स एक बहुत बर्निंग टॉपिक लाए हैं, वो भी लाइट का टॉपिक है। आप इसे अधिकतर लोग इसे जानते हो, बस आपके कन्फ्यूजन दूर करने हैं। हम इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं और कन्फ्यूजन के ढेर सारे कारण हैं। उस कारण में सबसे बड़ा कारण है रे डायग्राम के नियम हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, कुछ बेसिक रूल समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते फिजिक्स के न्यूमेरिकल टफ होते हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको क्या सपोर्ट मिलेगा रे डायग्राम से, और रे डायग्राम हमारे फिजिक्स वाली लाइफ को जो हम पढ़ना चाहते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, बेसिक थिंग सबको पता है। लाइट स्मूथ सरफेस से टकराई, लौट गई और रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है रिटर्न बैक, बाउंसिंग बैक, लौट जाना, यही रिफ्लेक्शन है। बस इतना ही होता है। अब मेन बात करते हैं पहले रे डायग्राम, इसके नियम और वो हेल्पफुल कैसे होते हैं। रिफ्लेक्शन होता तो नॉर्मली दो टाइप का है, लेकिन जो बुकिश रिफ्लेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज हम जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं उसे आप रिफ्लेक्शन समझो, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। और रिफ्लेक्शन दो नियम हैं, आप इसमें सब जानते हो। इसका दो नियम है कि अगर कोई मिरर प्लेन है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई रे अगर गिरती है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। किसी सतह पे टकरा के इसे लौट गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। गिरी, इंसिडेंट, लौटी, रिफ्लेक्ट। तो अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होता है। यहाँ पे एक लाइन खींचो, जैसे अगर हम मिरर का नाम मानते हैं mm डैश, लाइन का नाम मानते हैं mm डैश, लाइन का नाम मानते हैं OM। ए से एक रे गई, मिरर के O पॉइंट पे टकराई, O से, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लौट गई। तो दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है एंगल I और एंगल R, इन दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। दूसरा नियम कहता है कि ऑल द थ्री लाइंस, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। इतना सारा ये नियम है, मतलब इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। हालांकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन के ढेर सारे नियम है। जैसे जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, उसका क्या क्या सेम रहेगा, उसके कैसे फेज होंगे, ये सब बहुत सारे नियम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दो नियम है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, और दूसरा नियम है कि लाइन ए ओ, रे ए ओ, रे ओ बी और नॉर्मल, ऑल द लाइन इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब हम इसे एक ही प्लेन में दिखा सकते हैं, जैसे हम इस बुक में दिखा दिए 3D से प्लेन होता है। ऐसा नहीं कोई अंदर जाएगा दिखाने में दिक्कत होगा। सेम प्लेन का यहाँ पे सबसे लोकल मतलब यही है। अब कुछ कुछ बातें आपको कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इसमें होता है इमेज, जो ऑब्जेक्ट हम दिखते हैं वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और उसे अगर मिरर के अंदर जैसा बनाता है, बनाने के बाद जो मिलता है वो हम दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं इमेज। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की कन्फ्यूजन को दूर करना है तो सोचो, हम आईने में अपनी शक्ल देख रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, आईने में जो हमारा फेस दिख रहा है वो इमेज हो गया। बस बेसिक किताबों की बात, टेढ़ी मेढ़ी बातें उस पर जाओगे तो कन्फ्यूजन से बढ़ेंगे, इतनी सारी इमेज है। अब ये इमेज नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। इन दोनों टाइप में एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। यहाँ से फिजिक्स की दुनिया असली शुरू होती है, रियल वर्चुअल इमेज से। रियल कैसा होता है, रियल होता है, बुक की डिफिनेशन देखोगे तो रियल आपको ये दिखाएगा कि वो मिरर, मतलब क्या बोलते हैं, इट कैन बी होल्ड ऑन कर्टेन, पर्दे पे उसे उतारा जा सकता है। लेकिन पर्दे पे उतारा जा सकता है हम ऐसे बुक वाले डिफिनेशन से नहीं समझ सकते। बुक वाले डिफिनेशन में है कि अगर कोई दो रे डायरेक्ट काटे और जिस जगह पे काटे उस जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो खड़ा होता है वो इमेज होता है। मतलब रेज डायरेक्ट कटती दिख गई तो उसे बोलते हैं रियल इमेज, और रेज कटने के बाद कटती नहीं है बल्कि उन्हें आगे या पीछे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने पे कटती प्रतीत होती हैं, दे सीम्स टू बी कट, तब उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये वो डेफिनेशन है जिसका फिजिक्स में यूज ज़्यादा होता है, बट वो अगर बुक में नहीं लिखा होता है। बुक में क्या लिखा होता है कि जो पर्दे पे पाया जा सके वो रियल है, जो पर्दे पे ना आ सके वर्चुअल है। बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्लेन मिरर में हम अपना शक्ल देखते हैं तो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। अब बात इतनी चली है तो प्लेन मिरर की छोटी मोटी दो तीन प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के बाद हम इसे डिस्कस करते हैं जो आज का सबसे जरूरी पॉइंट है। सबसे पहले प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टी।
प्लेन मिरर माने कौन सा मिरर? अरे वही जिसे हम लोग घर में शक्ल देखते हैं, आईना। चलिए हम लोग को आईना दिखाते हैं। आईना कैसा होता है? आईने में एक सरफेस होता है जो बहुत चिकना होता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है बहुत चिकना, जहाँ हमारा मुंह दिखता है। और एक उसके पीछे वाला भाग होता है, उसके पीछे अगर आपके मिरर का काफ़ी थोड़ा कॉस्टली है, महंगा है, तो उसे सिल्वर पेंट किया गया है। मतलब जो पेंट है उसमें सिल्वर मिला है, सिल्वर मेटल है, चांदी। क्वेश्चन है कि सिल्वर ही क्यों? क्योंकि सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। जो एजी होता है, सिल्वर का सिंबल एजी होता है, तो एजी बेस्ट रिफ्लेक्टर है। मतलब ढेर सारी लाइट को जो भी आ रही है उस प्लेन से, उस प्लेन पे पड़ेंगी, उन्हें बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्ट कर देता है। छोटी मोटी बातों में हमारी शक्ल को सुंदर दिखाने में उसका कंट्रीब्यूशन है। और छोटे छोटे गोल दो चार रुपए का ऐनक होते हैं, हम लोग शादी ब्याह में न्योते में देने के काम आते हैं। तो अगर उन मिरर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ दिन उनमें हमारा शक्ल क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा सा डार्क शेड दिखता है। उस डार्क शेड का कारण ये नहीं कि हम काले हुए हैं, उस डार्क शेड का कारण ये है कि नहीं, काले खाने में वैसे माइंड नहीं करना है, हमारा फेस तो वैसा ही है जैसा था, लेकिन डार्क शेड का रीजन ये है कि वो रिफ्लेक्ट बेटर, वो एल्युमिनियम पेंटेड है, एल्युमिनियम या कोई और मेटल से पेंटेड है, और वो मेटल रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बस हो जाता है इतना। तो ये तो होगा। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी अगर समझना है तो पहले फिगर देखो, प्लेन नहीं लग रहा है, प्लेन लगना चाहिए यार। प्लेन ऐसा होता है एकदम सीधा। सबसे अच्छी बात, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां देखेंगे तो इमेज उतना ही पीछे दिखेगा, जितना दूर ये उतना दूर ये, एकदम निश्चित है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है इन फिजिक्स। पहला बात। दूसरा बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सारे मिरर फॉलो करते हैं, इसे प्लेन में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। तीसरा बात, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इस बार बड़ा का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब अगर ये इतना बड़ा है तो मुझे थोड़ा छोटा करना चाहिए, उतना ही बड़ा उतना ही चौड़ा करना चाहिए। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, ये लिखा है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पूरी तरह सेम होता है। उसी तरह मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे यू से डिनोट करते हैं, वी, ये यू और वी, इनका डिस्टेंस एलोंग विथ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, हमारा इमेज 1 मीटर मिरर के पीछे बनेगा। इस बात का एक और मतलब जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन में हमारे और हमारे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है। कई लड़के धोखे में वन मारते हैं, नहीं भाई इसका मतलब ये होगा कि अगर हम प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूर पे आगे खड़े हैं तो मिरर के ठीक पीछे 1 मीटर इमेज है। इसका मतलब हमारा और हमारे इमेज का, हमारा ऑब्जेक्ट मतलब हम और हमारा इमेज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 इधर और 1 उधर, और बीच में मिरर है, 1 + 1 2 मीटर। समझ में आ गया? यानी अगर हम मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से आ रहे हैं तो हमारा इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से बढ़ेगा, और हम दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी होगा 5 + 5 10। आ गया ना ट्विस्ट? ये फिजिक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, छोटी मोटी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लेन मिरर के इमेज का मैग्निफिकेशन 1 होता है, क्योंकि यू और वी 1 होगा, तो आप समझ ही रहेगा, हाइट और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट इक्वल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैटेरल इन्वर्सन, मतलब प्लेन मिरर उल्टा नहीं बनाता है, मगर कैसा बनाता है ये तो देखो। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, जिस क्वालिटी को फॉलो करता है, उस क्वालिटी का नाम है लैटरल इन्वर्सन। इस वर्ड को याद करो, लैटरल इन्वर्सन। और मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये डेफिनेशन मत भूलो तो लैटरल मेरे स्टाइल में लिखो, ये स्टाइल नहीं है, ये आपको ढेर सारी गलतियों से बचा देगा। लैटरल ऐसे ही क्यों, मैं आपको समझाता हूं। एल आर एल, हमारे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसे इमेज की राइट तरफ दिखाएगा। एल को कैपिटल करो, आर को कैपिटल ना, और जो राइट वाला पोर्शन है उसे कैसे दिखाएगा, लेफ्ट की तरफ। मतलब हमारी बाईं आंख को इमेज में दाईं तरफ दिखेगी, इमेज में दाईं आंख को बाईं तरफ दिखेगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऐसे बाईं को दाईं तरफ दिखाता है तो हमें अपना शक्ल चेंज क्यों नहीं दिखता है? गुड क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले
इमेज बाईं को दाईं कब दिखाता है, हमें पता कैसे चलेगा? पता चलेगा जब हमारे बगल में हमारा फ्रेंड या हमारा कोई और हमारे साथ खड़ा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमको अपने फ्रेंड का सर्कल बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है, क्योंकि आंखें उसे कई बार देखती हैं। मतलब ब्रेन की मेमोरी में उसका एक क्या बोलते हैं क्लिप सुरक्षित है। जैसे गूगल, यूट्यूब, ये सब सारे हर एक फोटो को सुरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। इनके पास आपके हर डेटा सेफ है और ये एक ही डेटा की कई कई कॉपी रखते हैं ताकि कभी कभी वो जरूरी पड़े तो उसका वो प्रूफ रखें। चलिए हम यहाँ गूगल की तारीफ या शिकायत नहीं कर रहे, मेन बात करते हैं। तो हालांकि गूगल की तारीफ ही है, बड़ी बात जाने कितने फोल्डर्स वो रखे होंगे। हाँ जी, तो लेफ्ट पोर्शन को राइट तरफ, राइट पोर्शन को लेफ्ट तरफ ऐसे रखता है। इसका फायदा क्या मिलता है इसका, और हम कैसे समझ में आएगा? अगर मेरा फ्रेंड मेरे बगल में खड़ा होगा तो मुझे उसका हेयर स्टाइल उल्टा दिखेगा। आप नोटिस करना, आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसका हेयर स्टाइल, उसकी आंखें, दिखने का स्टाइल आपको अलग दिखेगा। लेकिन अरे ये कैसा दिख रहा है? रीजन वही है कि वो हमारे फ्रेंड के इमेज के लेफ्ट पोर्शन को रेड करके दिखा रहा है। हमारी आंखें उसको जैसे दिखना चाहिए तो जस्ट उल्टा कर दिया, तो उल्टा दिखा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अपना क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने अपनी आंखों से अपनी शक्ल देखी नहीं कभी। ये क्या बकवास है भाई? सही बात है, आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, आंखों की सबसे बड़ी कमी है खुद को नहीं देख पाती। खुद को देखती भी है तो फ्रॉम द बेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन का यही तो इम्पोर्टेंस है। तो रिफ्लेक्शन होता है तो हमें हमारी माइंड में अपना असली शक्ल नहीं, उल्टा शक्ल का इमेज हमारे ब्रेन को याद है। तो ब्रेन क्या करता है कि जो अपना शक्ल देखता है वो रट लिया है, तो वो लेफ्ट राइट पहचान नहीं पाता है। उसको पता है कि नहीं नहीं यही मेरा शक्ल है। लेकिन जब सामने वाले फ्रेंड का क्या, फ्रेंड का शक्ल हमारे आंखों में सही है, वैसा सेफ है, लेकिन मिरर तो उसको उल्टा बनाने लगता है। बस इसीलिए हमें हमारे फ्रेंड का शक्ल उल्टा दिखता है और उसका नहीं, है ना टेस्ट? और इंटरेस्टिंग उसका कॉज है, यही रीजन है। चलिए, तो ये प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टी हो गए और ये सारे प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल हैं। अब बात करते हैं मिरर, मिरर के बेसिक टाइप्स। मिरर नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। आपको नहीं हम तो कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़े, हम मानते हैं भाई आप पढ़े हो, आपको गलती नहीं करे, फिर भी सुनो। प्लेन मिरर, मिरर क्या होता है? जिस स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाए वो मिरर है। जैसे ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, मुझे अंदर का सब दिख रहा है तो ये मिरर है। अच्छा, इस मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है, हाँ, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट हो उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हमने कितने टाइप के मिरर बताया आपको? एक प्लेन, एकदम चिकना है प्लेन। दूसरा कौन है? स्फेरिकल। अब तो आप जो कॉनकेव कॉन्वेक्स बचपन से रट के आए हो वो स्फेरिकल के दो पार्ट हैं। स्फेरिकल के दो पार्ट हो गए, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। मिरर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉनकेव है, एकदम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों। अब बात करते हैं स्फीयर का। स्फेरिकल में कैसा होता है? वो किसी स्फीयर का कटा हुआ पार्ट होता है। बहुत बड़ा फुटबॉल सोच लो, शीशे का, शीशे के उस फुटबॉल को हम छोटा सा ऐसा गोला काट के निकाल लिए चम्मच के साइज का इसके आसपास, तो वो जो साइज बन गया वो प्लेन मिरर, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हम जो शीशा बड़ा है उस शीशे में हम सिल्वर किधर किए हैं, मतलब सिल्वर कोटेड या चांदी से पेंट किधर किए हैं? अगर चांदी से पेंट ऊपर की तरफ किए हैं और अंदर यानी धंसा हुआ भाग की तरफ हम मुंह देख रहे हैं, यानी धंसा हुआ भाग चिकना है, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। केव को गुफा सोचो, ये गुफा की तरह धंसा होता है इसीलिए। और इसे समझो कॉन्वेक्स, वेक्स माने तंग करना होता है, यानी जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हो, एकदम उठे हुए पेट की तरह। बचपन में मैं दुबला था, कॉनकेव था, बीच में मैं थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा थोड़ा कॉन्वेक्स है, अब तो लगता है कि थोड़ा प्लेन मिरर टाइप का। ऐसे ही होते हैं प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये होता है। तो जिस मिरर के आउटर सरफेस पे मुंह देखा जाता है, अंदर वाला पेंट है, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसे बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने ही हैं। अब छोटे मोटे डेफिनेशन फिर रेड एग्जाम में पढ़ते हैं।
और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने रे डायग्राम पढ़ लिया, एकदम निश्चित है, तो आपको फिजिक्स में कोई परेशानी कभी आएगी ही नहीं, एकदम 100% श्योर है। अब चलो आते हैं। पहला है कि इस मिरर के ठीक बीच में जो पॉइंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोल। मेरे पहले डेफिनेशन पे आओ। मिरर बहुत बड़ा एक गोला होता है, उसमें चम्मच जैसा कर्व वाला पोर्शन को काट लेते हैं, तो गोला होगा तो उसका सेंटर होगा ना यार, स्फीयर के पास सेंटर होता है, स्फीयर के उसी सेंटर को सेंटर बोलते हैं, नहीं, इसका पूरा नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पी सी, पीसी का मतलब ये नहीं कि आप इसे पर्सनल कंप्यूटर सोचो, प्रियंका चोपड़ा सोचो, अरे नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। आप इसे क्या सोचोगे? पीसी डिस्टेंस को सोचोगे, ध्यान से सुना, पी से सी के डिस्टेंस को आपको सोचना है रेडियस। रेडियस ही क्यों? रेडियस क्यों यार, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, कैसे पूछोगे? सेंटर से बाउंड्री के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस हो गया। तो ध्यान दो, पी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पी से सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इतनी प्रधान, इतनी मेन, कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसे कौन सा एक्सिस बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे जीवन के, मतलब फिजिक्स वाले रे डायग्राम के जीवन का सबसे बड़ा ऑनर, सबसे बड़ा मास्टर जो है वो पी है, पोल है। मास्टर है एकदम। मास्टर मतलब नकली नौकर वाला नहीं, मालिक रूल करता है भाई, सारी चीजें यहीं से डील होती हैं। कुछ और चीजें होती हैं वो भी देख लो, फिर रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। अब जो दूसरी चीजें हैं उसमें एक आता है प्रिंसिपल फोकस। बेसिक जानकारी के लिए ये एफ जो होता है एकदम पी और सी के मिडिल में होता है। कहने का मतलब अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 होना चाहिए, 10। देखो 20 नहीं है, ये अभी पी से क्लोज है तो मैं इसे और इधर बना रहा हूँ, मतलब पूरा पूरा आपको बीच में बनाना चाहिए। ये डिस्टेंस होगा, मतलब पी एफ सी एफ के इक्वल है। अब पी एफ क्या है? एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, नहीं, बड़े वाले एफ को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये भी प्रिंसिपल है साहब। इस प्रिंसिपल का डेफिनेशन कैसे होता है सुनो। प्रिंसिपल एक्सिस के चल रही क्लोज एंड पैरेलल रेज, बल्कि इस रेज को सोचो बीम ऑफ रेज। रे अकेले नहीं चलती है, लाइट पूरा बंच ऑफ रेज चलती है, गुच्छे में चलती है, ढेर सारी पड़ती हैं, अकेले अकेले नहीं ना। रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस को, ये लाइन कौन हो गया? पीएक्स मान लो, एक्स फॉर एक्सिस। तो पीएक्स लाइन जो है एक्सिस है, पीसी जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन पी से सी के बीच का डिस्टेंस कौन है? वो है प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम याद कर लो, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्रिंसिपल फोकस, और ऐसे ही हमारी दुनिया बढ़ती जा रही है। अच्छा आगे फिर से इस डेफिनेशन को सुनो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिरर में नहीं लेंस में भी चलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही रेज, रेज का नाम आप यहाँ थोड़ी देर के लिए सोच लो, ए और ओ। रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अगर मिरर नहीं होता तो ये आगे भागती 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 जाती। मिरर ने उसे रोका, बोला गो बैक। कहाँ भाई? जिधर से आए थे उधर ही घुसो, मेरे को चीर कर नहीं जा सकते, आए थे इधर से इधर ही लौट जाओ। दूसरी बात, हमें रे डायग्राम में एरो बनाना मस्त है। रे डायग्राम का सबसे बेसिक नियम है को एरो से दिखाना होता है। घुसने वाली रे को ऐसे और घुसने वाली रे को हमेशा लेफ्ट से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ये पॉइंट 0 होता है। अगर आपको ग्राफ वाला मेरा वीडियो आप देखे हो, कुछ ही दिन पहले डाले हैं, 1-2 महीना पहले, तो ग्राफ वाला वीडियो हम बताए थे कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, बीच में ओरिजिन होता है। यहाँ ओरिजिन ओ से करते हैं, यहाँ के ओरिजिन का नाम होता है पोल पी। तो इस ओरिजिन के इधर है ना, तो इसमें एफ नेगेटिव होगा, इसमें आर नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट इधर मान लो बना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव।
ठीक है। अब रे डायग्राम का नियम, रे डायग्राम का नियम 3-4 है और रे डायग्राम का नियम पढ़ लोगे आपको मजा आ जाएगा। तो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम क्या होता है? रे डायग्राम कहता है कि प्रिंसिपल, रे डायग्राम तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन ही है, उसके 3-4 नियम। देखो बेसिक नियम बताते हैं। बेसिक नियम क्या कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है ताकि कि वो हमेशा नेगेटिव हो। तो जिनको 1/v + 1/u का 1/a फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, तो पहला कंफ्यूजन यहाँ से दूर करो कि आपको सारे क्वेश्चन में u माइनस में लेते हैं। माइनस में आपको माइनस हो गया, पता चल गया। थोड़ी देर में f डिस्कस करते हैं। पहले उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, पॉइंट कौन है? एफ पॉइंट पे काटती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ कौन हो गया? प्रिंसिपल फोकस। चलो ये तो होगा कंफ्यूजन दूर हुआ। दूसरा कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ? दूसरा नियम है कि जो रेज सी से घुसेगी, यहाँ मान सेंटर कर्वेचर यहाँ है, जो रेज सी से जाएगी वो जैसे जाएगी अपना पाथ भी नहीं चेंज करेगी। इसमें तो डायरेक्शन चेंज करेगी, लौटी इधर ही ना, इसे पाथ भी नहीं चेंज, उसी पथ पे लौट जाएगी। अच्छा, अच्छी बात है। लौट के देखो इधर से घुसी है, ये घुसती हुई रेज है, ये निकलती हुई है और ये इधर बहुत आगे निकल जाती है। ये दोनों रेज जहां मिली हैं उस जगह पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में आपसे कुछ गलती ही मत हो, रे डायग्राम की सारी चीजें आप सच हो, आप परफेक्ट बन जाओ, तो कुछ बेसिक बात याद करो। पी, सी, आई, एफ और ओ, इसे हमेशा एक ही लाइन पे रखो। अगर नहीं याद होगा सर तो बहुत कंफ्यूजन है, आप उल्टा पलटा बात करते हैं। तो अब आपको मैं छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। इस शॉर्टकट का नाम है इफ को खाद, आपने सुना है। इस इफ को मैं पी जोड़ दूं, पिक को, तो पता चल गया। पी माने पोल, आई फॉर इमेज, एफ फॉर फोकस, सी फॉर सेंटर कर्वेचर एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये सारी की सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, निश्चित है। और इस लाइन का नाम, लाइन छोटी मोटी लाइन नहीं है, प्रिंसिपल लाइन है, इसलिए इस लाइन का नाम है पी एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे डायग्राम अगर आपको पता रहा तो बड़ा से बड़ा गलती भी आपसे सुधर जाएगा, आप तुरंत संभालोगे और खूब बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये तो इसके बेसिक नियम है। और नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होना था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल बनाने के लिए बेसिक जानकारियां समझा के ये दिखाएंगे कि जिस न्यूमेरिकल से आप लोग इतना डरते उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो झट से बन जाएगा एकदम आराम से। तो छोटे मोटे रिवीजन फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। मिरर के मिडिल पॉइंट को या एपर्चर के मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही रेज मिरर को जिस पॉइंट पे काटती है उसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और अंतिम बात जो मुझे कहना है आज वो ये है कि इस घर का मालिक पी है, मतलब सारे डिस्टेंसेस पी से मापे जाते हैं, चाहे वो पी से ओ का डिस्टेंस हो, चाहे वो पी से आई का डिस्टेंस हो, चाहे पी से सी का डिस्टेंस हो, चाहे पी से एफ का डिस्टेंस हो। इस बात को थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आपके घर में आपके पापा मतलब इकोनॉमिक बैलेंस देखते हैं, कहने का मतलब पैसा रखते हैं। तो अगर आपको 5 रुपए का काम है तो भी आप पापा के पास जाओगे। अगर आपको कोई आदमी शादी का कार्ड के साथ न्योता दिया है कि पापा को दे देना, तो भी आप पापा को ही दोगे। हर एक चेंज का हिसाब पापा रखते हैं। डजेंट मैटर कि आपके दादाजी बड़े हैं, इसे मैटर नहीं करता है। जो मालिक है, हमारे घरों में उसे मालिक बोला जाता है, वो कंट्रोल्स एवरी मॉनेटरी थिंग्स। जिन चीजों में मनी इन्वॉल्व होती है उसका एक एक पैसा उसके पास हिसाब होता है। ये हिसाब पी करता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होता है, पी से आप देखो और ये ऑब्जेक्ट कौन है, तो पी से ओ, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, इमेज डिस्टेंस कौन है, तो एक तरफ पी रहेगा। आपके भाई को पैसा मांगना है, आपकी बहन को पैसा मांगना है, माँ को पैसा मांगना है, एक तरफ पापा होंगे, दूसरी तरफ भाई आएगा, दूसरी तरफ माँ आएगी, बहन आएगी, चाचा आएंगे, कोई आए, मगर पापा तो रहेंगे ही रहेंगे। पापा माने कौन, समझ में आ गया? ये सारी चीजें। अब अगर पापा के इस पर वाले हैं तो पापा को फायदा हुआ है, मतलब पॉजिटिव हुआ है, और इधर से लेने वाले आए हैं तो नेगेटिव हुआ है। मतलब पापा इज जस्ट एट ओरिजिन, उनके पास अपना कुछ नहीं है, सन्यासी हैं वो, फिर भी मालिक बने हुए हैं, पैसा रखते हैं मगर अपना नहीं है।
तो आप इसे यहाँ समझो, इसके इधर वाले सारे डिस्टेंसेज प्लस होते हैं, पॉजिटिव इधर वाले माइनस होते हैं, ऊपर वाले प्लस होते हैं, नीचे वाले माइनस होते हैं। ध्यान देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ प्लस है, इमेज नीचे बना है, नीचे बने को बोलते हैं इन्वर्टेड और उल्टा। अगर वीडियो लंबा नहीं होता तो हम आपको और सारी बातें बताते हैं। तो ये 3 वीडियो सुनो, ये 3 रे डायग्राम सुनो। रे डायग्राम का पहला नियम कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे काटती है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि जो सी से घुसती है वो सी से ही आती है। तीसरा नियम कहता है, रुको, तीसरा नियम कहता है कि जो भी रे एफ से घुसेगी फोकस से, वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी एक्सिस का। ये तो उल्टा पलटा बात हो गया। हाँ जी, सच में उल्टा हो गया। मत किसका उल्टा? रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 कह रहा था कि जब पैरेलल घुसेगी एफ से निकलेगी। रूल नंबर 3 कह रहे थे एफ से घुसेगी, निकलने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो रूल 1 का उल्टा 3 होता है, रूल 2 होता है जो सी से जाएगी सी पे आएगी। रूल 4 भी है। रूल 4 भी है कि जो डायरेक्ट पी पर कोई एंगल बना के पड़ेगी वो यहाँ से इसी के बराबर, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ऐसे लौट जाएगी। इस जगह भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छे से पालन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ही करवाएगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और अगर आपको ये मेरा वीडियो सही में अच्छा लगा, अगर आपको जानकारी वाली बातें मिली, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी न्यूमेरिकल के सारे कंफ्यूजन ही मैं दूर कर दूंगा। आई कैन वेट। बस गणित संहिता देखते रहो, देखना तो जरूरी है भाई। इससे आपको बूस्ट मिलेगा, मुझे बूस्ट मिलेगा, नई नई जानकारियाँ, नए क्वेरीज, नए फीडबैक और नई स्टाइल। शायद इन सारी नई की जगह, इन सारी नई एक ही जगह हुए होंगे। दैट इज शशि भूषण कश्यप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।